हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जीक्यूटिव नोट्स। आज का ये वीडियो है, ये मुख्य कार्यपालिका के बारे में, चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में। मुख्य कार्यपालिका से उस व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का बोध होता है जो किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष होता है और प्रशासन में केंद्रीय स्थान रखता है। मुख्य कार्यपालिका प्रशासन रूपी पिरामिड का शीर्ष है जिसकी आधार नीचे की ओर विस्तृत होता है। मुख्य कार्यपालिका उस व्यक्ति या व्यक्ति के समूह से है जो किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष होता है, जो किसी देश का क्या होता है कि जो प्रशासनिक सिस्टम है उसके सबसे टॉप में होता है, प्रशासन के केंद्रीय स्थान रखता है। मुख्य कार्यपालिका प्रशासन के पिरामिड में शीर्ष है, ये सबसे ऊपर होता है मुख्य कार्यपालिका, जिसके आधार नीचे की ओर विस्तृत होते हैं। भारत में केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति अथवा मंत्रिमंडल संघ का मुख्य कार्यपालक है। जो भारत में है केंद्रीय स्तर पर क्या है, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल संघ क्या है मुख्य कार्यपालक है। प्रांतीय स्तर पर राज्यपाल को मुख्य कार्यपालक नाम मात्र का कहा जाएगा। ब्रिटेन में रानी, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति और स्विस में संघ परिषद प्रमुख कार्यकारी हैं। उसके बाद हो गया मुख्य कार्यपालिका एक प्रकार। मुख्य कार्यपालिका 3 प्रकार के होते हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका 3 प्रकार के होते हैं: संसदात्मक, अध्यक्षात्मक एंड बहुल कार्यपालिका। पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल एंड बहुल कार्यपालिका। संसदात्मक कार्यपालिका यह वह शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था के प्रमुख उदाहरण भारत और ब्रिटेन हैं। इन देशों में वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका अलग अलग हैं। भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्य को नाममात्र का मुख्य कार्यपालिका कहा जाएगा। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो ये संसदात्मक कार्यपालिका है, ये क्या है, वो शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत क्या होता है, व्यवस्थापालिका मतलब संसद और कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। संसद और मंत्रिमंडल, जो कार्यपालिका जो मंत्रिमंडल होता है वो व्यवस्थापालिका मतलब संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन व्यवस्था के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? भारत और ब्रिटेन हैं। इन देशों में वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका अलग अलग हैं। वास्तविक कार्यपालिका हो गया मंत्रिमंडल और नाममात्र की कार्यपालिका होगी ये राष्ट्रपति या भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में रानी। भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्य को नाममात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। जबकि नाममात्र की मुख्य कार्यपालिका का, जबकि संसदीय व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल होता है वो क्या होता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। उसके बाद हो गया दूसरा, ये हो गया अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। ये अध्यक्षात्मक कार्यपालिका प्रेसिडेंशियल वाला हो गया। ये हो गया प्रणाली में वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका में अंतर नहीं होता है। जो ये नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर नहीं होता है। इसमें सभी कार्यपालिका शक्तियाँ मुख्य कार्यपालिका में समाहित रहती हैं और स्वयं वह उन शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करता है। इस प्रकार की शासन प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था को माना जा सकता है, जहां शासक राष्ट्रपति के अलावा उसके सहयोग के लिए 10 सचिव होते हैं, परंतु वे विधायिका के प्रति नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो ये अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं होता है। इसमें सभी कार्यपालिका शक्तियाँ मुख्य कार्यपालिका में समाहित रहती हैं, मतलब प्रेसिडेंट में सब कार्यपालिकाएं शक्तियाँ रहती हैं। इसमें वह स्वयं शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करता है, प्रेसिडेंट स्वतंत्र रूप से करता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? यूएसए में। इसमें जो यूएसए में प्रेसिडेंट होता है उसके कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित रहती हैं। वो राष्ट्र का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्र जहाँ उसके लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति के लिए उसके सहयोग के लिए 10 सचिव होते हैं। वे विधायिका के प्रति नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो संस्थात्मक जो प्रणाली है उसमें क्या होता है कि जो मंत्री होंगे वो सदन के सदस्य होंगे, चाहे इंडिया में लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे, पार्लियामेंट के सदस्य होंगे, ये विधानमंडल के सदस्य होंगे जो मंत्री होंगे। मगर
जो ये अमेरिकन सिस्टम है इसमें क्या होगा कि जो ये 10 सचिव होते हैं, जो इनके विदेश मंत्री कहते मतलब विदेश सचिव हो गया, चाहे उसके जो 10 सचिव होते हैं वो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते हैं। वो व्यक्तिगत रूप से क्या राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं। पार्लियामेंट में वो उसके मंत्री जो मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए होते हैं, वो किसके पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, जबकि ये पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते हैं। ये 10 सचिव जो राष्ट्रपति के सहयोग के लिए रहते हैं। उसके बाद हो गया बहुल कार्यपालिका। बहुल या सामूहिक कार्यपालिका एक ऐसी कार्यपालिका है जिसके अंतर्गत शक्तियाँ अंतिम रूप से एक व्यक्ति में न होकर व्यक्तियों के समूह में निहित होती है। इसका प्रमुख उदाहरण स्विस कार्यपालिका है, जो संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में किसी के अंतर्गत नहीं रखी जा सकती है, बल्कि इसमें दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों का गुण देखने को मिलता है। संसदीय शासन प्रणाली की भांति वह बहुल निकाय होती है, जिसमें 7 सदस्य होते हैं तथा ये सभी पद की दृष्टि से समान होते हैं। इन 7 व्यक्तियों को क्रमवार रूप से अध्यक्ष बनने का अवसर मिलता है, लेकिन सभी की शक्तियाँ लगभग समान होती हैं। वहाँ प्रधानमंत्री जैसे पद नहीं होते हैं। वो जो समान मंत्रियों में सर्वोच्च है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित की जाती है। इस अवधि में उसे उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। बहुल कार्यपालिका दोहरे कार्यों का संपादन करना पड़ता है। राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य। जो ये बहुल कार्यपालिका है, ये क्या होता है, एक प्रकार की ऐसी कार्यपालिका है जिसके अंतर्गत शक्तियाँ एक व्यक्ति के अंतिम रूप से व्यक्ति में न होकर व्यक्तियों के समूह में होता है। जैसे उसमें प्रेसिडेंशियल में है जो अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है कि ये राष्ट्रपति के पास सारे पावर होती है, जबकि संसदात्मक में प्रधानमंत्री मोस्ट पावरफुल होते हैं। जबकि ये होता है कि इसमें दोनों शासन प्रणाली के गुण देखने को मिलता है। संसदीय शासन प्रणाली की भांति वह बहुल निकाय होती है, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। जैसे मंत्रिमंडल होता है, उसमें पार्लियामेंट्री में इम्पोर्टेंट तथा वही सभी पद की दृष्टि से क्या होते हैं, समान होते हैं। जो ये 7 व्यक्ति हैं, क्रमवार रूप से क्या होता है, अध्यक्ष बनने का अवसर मिलता है हर साल। लेकिन सभी में क्या होती है, शक्तियाँ समान होती हैं इन सातों में। वहाँ प्रधानमंत्री जैसा पद नहीं होते हैं। वो मंत्री जो समान मंत्रियों में सर्वोच्च है। इस सातों मंत्री में क्या होता है, सब बराबर होते हैं, सब में बराबर पावर्स होती हैं। जबकि पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि प्रधानमंत्री होता है, सब मंत्रियों में क्या होता है, सर्वोच्च होता है। स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो क्या होती है, एक निश्चित टाइम के लिए क्या होती है, निर्वाचित होती है। इस अवधि के में उसे उसके पद से उसे नहीं हटाया जा सकता है। बहुल कार्यपालिका के दोहरे कार्यों का संपादन करना पड़ता है। एक हो गया राजनीतिक कार्य, दूसरा हो गया प्रशासनिक कार्य। तो ये उसके 2 कार्य हो गए। उसके बाद हो गया जो मुख्य कार्यपालिका हो गया, उसके कार्य। मुख्य तो 2 कार्य होते हैं मुख्य कार्यपालिका, एक राजनीतिक, दूसरा प्रशासनिक। मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कार्यों के अंतर्गत शासन की नीतियों एवं कार्यों के लिए वैधिक सहायता प्राप्त करना, उसे बनाए रखना और राष्ट्र का नेतृत्व प्रदान करना आदि आते हैं। प्रोफेसर जो L.D. वाइट थे, इन्होंने मुख्य कार्यपालिका के निम्नलिखित कार्य बताए हैं। एक तो हो गया उनका प्रशासन संबंधी नीतियों का निर्धारण। सामान्यतः विधायिका द्वारा कानून या नीतियों का निर्माण होता है। उनका विधायिका द्वारा कानून और नीतियों का निर्माण करना होता है, जिसका वास्तविक क्रियान्वयन एवं नियंत्रण निर्देशन मुख्यतः कार्यपालिका द्वारा ही संभव हो पाता है। दूसरा हो गया प्रशासन को प्राधिकृत करने संबंधी कार्य। मुख्य कार्यपालिका के द्वारा नई क्रियाओं की उत्पत्ति के साथ ये नवीन विभागों की रचना तथा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्षात्मक शासन में संगठन के संबंध में राष्ट्रपति के अधिकार अत्यंत सीमित होते हैं, फिर भी वह छोटी अधिकरणों के सृजन, उत्मूलन व स्थानांतरण संबंधी कार्यों का संपादन करता है। संसदीय प्रणाली में व्यापक शक्ति होती है, यहाँ तक कि वह सभी विभागों के आंतरिक संरचना तक निर्धारित करता है। तो ये प्रेसिडेंशियल शासन में क्या होता है कि संगठन के संबंध में राष्ट्रपति के क्या होते हैं, अधिकार अत्यंत सीमित होते हैं, फिर भी वह छोटे अधिकरणों का सृजन, उन्मूलन और स्थानांतरण संबंधी कार्यों का संपादन करता है। जबकि संसदीय प्रणाली में ये कार्य क्या होते हैं कि व्यापक होते हैं, वह सभी सामान्य विभागों के आंतरिक संरचना तक निर्धारित करता है। तीसरा हो गया
कार्मिक वर्ग की भर्ती। मुख्य कार्यपालिका सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, पदच्युति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। उसे यह अधिकार देश की संवैधानिक प्रणाली के द्वारा प्रदान किया जाता है। सभी देशों में योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। वहाँ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ मुख्य कार्यपालिका अपने विवेकानुसार करती है। जैसे भारत में मुख्य कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के विवेकानुसार ही भारत में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि की नियुक्ति की जाती है। कार्मिक वर्ग की भर्ती तीसरा मुख्य कार्य हो गया। मुख्य कार्यपालिका सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति उनको पदच्युति करती है। उसे यह अधिकार संवैधानिक प्रणालियों द्वारा दिए जाते हैं। सभी देशों में क्या होता है, जो कर्मचारियों की भर्ती होती है वो क्या होता है, योग्यता के आधार पर होती है। पर कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ कौन करती है, मुख्य कार्यपालिका। जैसे भारत में राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के विवेकानुसार ही क्या होता है कि भारत में जो राज्यपाल हो गए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल। चौथा हो गया बजट बनाना। संसदीय शासन व्यवस्था में बजट संबंधी तमाम कार्यों का उत्तरदायित्व तो मुख्य कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। बजट निर्माण विधानमंडल के सामने प्रस्तुत, निष्पादन एवं अनुपालन किया जाता है। जबकि अध्यक्षात्मक जो प्रणाली होती है देशों में, बजट संबंधी औपचारिक अधिकार विधायिका में निहित होते हैं, जिसको व्यवहारतः राष्ट्रपति ही बजट कार्यालय के द्वारा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। बजट पर मुख्य कार्यपालिका का प्रभावशाली नियंत्रण होता है। बजट संबंधी जो कार्य होते हैं वो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि मुख्यतः कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति जो अध्यक्षात्मक होती है उसमें विधायिका में निहित होते हैं, विधायिका द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा मतलब विधानमंडल द्वारा किया जाती है। इसको व्यवहारतः राष्ट्रपति ये बजट कार्यालय के द्वारा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। बजट में जो मुख्य कार्यपालिका का ही मुख्य नियंत्रण होता है। उसके बाद हो गया 5 हो गया समन्वय संबंधी उत्तरदायित्व। मुख्य कार्यपालिका को प्रशासन में उत्पन्न मतभेद को समाप्त करना तथा समन्वय करना आवश्यक है। 6 हो गया निरीक्षण एवं नियंत्रण। मुख्य कार्यपालिका को यह ध्यान में रखना होता है कि उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा गलत प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जो उसके अधिकार जो नीचे के कर्मचारियों को दिए हैं उनका गलत प्रयोग तो नहीं हो रहा है। इसके लिए मुख्य कार्यपालिका द्वारा समय समय पर निरीक्षण करना आवश्यक है। तो ये हो गए 6 कार्यपालिका के कार्य हो गए प्रोफेसर एल डी वाइट के द्वारा। उसके बाद हो गया मुख्य कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्यों को लूथर गोलिक ने पोस्ट कॉर्ब में समाहित किया है, जिसमें निम्नलिखित प्रशासनिक कार्यों का बहुत होता है। एक फर्स्ट हो गया पीस प्लानिंग, योजना बनाना। मुख्य कार्यपालिका प्रशासन के लक्ष्य एवं कार्य पद्धति के लिए एक योजना बनाती है, तब जाकर प्रशासनिक कार्यों को क्रियान्वित करती है। ऑर्गेनाइजेशन ओसी, संगठन। प्रशासन की लक्ष्य प्राप्ति के लिए मुख्य कार्यपालिका विभागों एवं उपविभागों को संगठित करना होता है। ऐसे स्टाफिंग में हो गया मुख्य कर्मचारियों की नियुक्ति। मुख्य कार्यपालिका का प्रशासनिक कार्यों में कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, कार्यानुकूल परिस्थितियों का निर्माण भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। डायरेक्टिंग, निर्देश देना। मुख्य कार्यपालिका संगठन के सर्वोच्च स्थान पर, जिसका प्रमुख प्रशासनिक कार्य पूरे संगठन को सही दिशा में निर्देश देना है। 5 हो गया कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। संगठन के बीच जिस प्रकार निर्देशन आवश्यक है, उसी प्रकार संगठन में संलग्न व्यक्तियों के बीच तथा उनके कार्यों के बीच समन्वय भी आवश्यक है। इस समन्वय संबंधी कार्यों की अंतिम जवाबदेही मुख्य कार्यपालिका पर होती है। 6 हो गया रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन करना। कार्यपालिका को अपने अभिलेख, अनुसंधान, निरीक्षण द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ स्वयं अपने आप को भी अवगत रखना होता है। 20 हो गया बजटिंग, बजट बनाना। बजट संबंधी तमाम कार्यों का संपादन, लेखांकन, नियंत्रण तथा उस पर अंतिम निर्णय आदि कार्य मुख्य कार्यपालिका के जिम्मे होता है। उसके बाद हो गया मुख्य कार्यपालिका संपूर्ण कार्यभार को प्रभावशाली ढंग से अकेले संपादित नहीं कर सकता है। व्यवहार में उसे क्या होते हैं, दूसरों की आवश्यकता होती है। वह यह सहायता उन लोगों से प्राप्त करता है जो प्रशासन में संलग्न है। मुख्य कार्यपालिका अपने
बहुत से कार्य इन अंगों को सौंप देती है। मुख्य प्रशासक होने के नाते मुख्य कार्यपालिका केवल सरकार के प्रशासनिक तंत्र के साथ ही व्यवहार नहीं करना पड़ता है, बल्कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, जनसाधारण के विचारों और विभिन्न हित समूह से भी संबंध रखना पड़ता है। इस प्रकार उसका कार्य द्विमुखी प्रवृत्ति है। जो ये कार्यपालिका का कार्य है, ये बहुत प्रभावशाली ढंग से अकेले संपादित नहीं कर, उसे दूसरों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रशासनिक अधिकारियों की। तो ये अपना कार्य क्या उन अंगों को सौंप देती है। मुख्य प्रशासक होने के नाते क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है उसे वह केवल प्रशासन संबंधी नहीं, बल्कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, जनसाधारण के विचारों, विभिन्न समूह से भी संबंध रखना पड़ता है। इसलिए उसका एक नहीं बल्कि दो कार्य द्विमुखी, उसके कार्य की प्रवृत्ति द्विमुखी होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया मुख्य कार्यपालिका में हो गया, मुख्य कार्यपालिका के बारे में हो गया वीडियो। मुख्य कार्यपालिका के अर्थ, मुख्य कार्यपालिका के प्रकार और मुख्य कार्यपालिका के कार्य के बारे में हो गया वीडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.